नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि स्टॉक मार्केट क्या है या स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। लेकिन अब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन बेसिक टर्म्स को समझेंगे तभी आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट को जैसे ही ओपन करते हैं किसी भी शेयर का चार्ट दिखता है। कैंडल आपको दो तरह का दिखाई देता होगा, एक ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनता है जब उस शेयर का प्राइस अपसाइड में हो, अर्थात उस दिन उस शेयर का प्राइस जिस जगह पर ओपन हुआ अगर उससे प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगा, और अगर ओपन होने के बाद वहां से उसका प्राइस डाउन साइड की ओर जाएगा तो उस केस में वहां पर रेड कैंडल बनेगा। ये तो नॉर्मल ग्रीन और रेड कैंडल हो गया। आपने मार्केट में कुछ इस प्रकार का कैंडल देखा होगा, इसका मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 3 मिनट का हो, 1 डे का हो, 1 मंथ का हो। जो भी टाइम फ्रेम होगा ये एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को शो करता है। अगर आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रखा है तो एक कैंडल उस समय 5 मिनट को शो करेगा कि 5 मिनट के अंदर उस शेयर में कितना मूवमेंट हुआ, प्राइस कितना अप डाउन गया। अगर आपने टाइम फ्रेम 1 मंथ सेलेक्ट करके रखा है तो उस केस में ये कैंडल 1 मंथ को शो करेगा कि 1 मंथ में उस कैंडल का प्राइस कितना हाई और कितना लो गया है। कैंडल को देखकर हम कैसे जानेंगे कि प्राइस कितना हाई और लो गया है, चलिए इसको समझते हैं। ग्रीन कैंडल है, इसका अर्थ ये है कि प्राइस जहां से ओपन हुआ उससे ये ऊपर गया होगा, लेकिन आपको ये पतला सा विक दिख रहा होगा। ये क्यों बना, इसको समझने के लिए मान लेते हैं किसी भी शेयर का प्राइस यहां पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये नीचे की ओर गया और यहां तक आया, यहां से फिर वह रिटर्न इस ओर चल दिया और यहां तक गया, और यहां पर आने के बाद ये फिर से यहां से रिटर्न नीचे की ओर आया और यहां पर आकर ये क्लोज हो गया। इसमें क्या हुआ कि यहां पर यह ओपन हुआ और यहां पर आकर यह क्लोज हो गया। अब इस केस में कैंडल किस प्रकार बनेगा, यहां से यह नीचे तक आया था, जब यहां से ओपन होने के बाद जब ये नीचे आया तो यहां पर ये रेड कैंडल बना होगा इस पोर्शन में। लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद अगर ये यहां से नीचे क्लोज होता तो रेड हमें दिखता, लेकिन यहां से ये नीचे क्लोज नहीं हुआ और फिर यहां से ये शेयर प्राइस ऊपर की ओर चल दिया। जैसे ही ये अपने ओपन प्राइस को पास किया और ऊपर की ओर जाने लगा, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करने लगा। ओपन प्राइस से नीचे था तब ये रेड कैंडल फॉर्म कर रहा था, लेकिन ये यहाँ से रिटर्न आकर ओपन प्राइस से ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता गया और यहाँ तक इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया होगा क्योंकि यहाँ तक ये गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ से ये पुनः वापस आ गया और इस जगह पर अपना प्राइस को क्लोज किया। तो ओपन होने के बाद जहां पर इसका क्लोज हुआ वहां पर ये पूरे ग्रीन बॉडी बना रहा है, और जहां तक ये हाई जाकर रिटर्न आ गया, जहां ये होल्ड नहीं कर पाया, यहां से यहां तक ये गया लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाया, तो यहां पर ये एक पतला सा विक बनाएगा। उसी प्रकार यहां पर नीचे, यहां से ये नीचे की ओर आया और ये फिर रिटर्न चला गया, तो यहां पर इसने इस प्लेस पर होल्ड नहीं किया, इसलिए यहां पर ये पतला सा विक बनेगा। अब इसको पुनः आप कैंडल में देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार हुआ। ये कैंडल कब फॉर्म हुआ, यहां से इसका प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, लेकिन यहाँ नीचे या यहाँ तक लो लगाने के बाद ये पुनः वापस चला गया और यहाँ तक गया। तो यहाँ इस एरिया में ये होल्ड नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे पतला सा एक लाइन बना। फिर यहाँ तक जाने के बाद ये फिर वापस आ गया और यहाँ पर आकर क्लोज किया, तो जहां पर ये क्लोज किया ये इसका क्लोज प्राइस कहलाया, और जहां ये ओपन हुआ था ये इसका ओपन प्राइस कहलाया, और यहां तक गया, लेकिन इस एरिया में यह रुका नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि पतला सा लाइन बनाया जिसको हम विक बोलते हैं। इसकी प्राइस मैक्सिमम जहां तक गई ये इसका हाई प्राइस है और मिनिमम जहां तक गया ये इसका लो प्राइस है, और ये ओपन प्राइस से लेके क्लोज प्राइस तक जो शेप बना उसको हम बॉडी बोलते हैं। अब अगर रेड कैंडल बनेगा तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा हाई प्राइस है कौन सा लो प्राइस है। तो आप जानते हैं कि रेड कैंडल कब बनता है, जब प्राइस
नीचे की ओर मूव करे, तो इस केस में आप यहां देख सकते हैं कि रेड कैंडल बना हुआ है। इसका मतलब ये ओपन इस जगह पे हुआ होगा। यहां से ये ओपन होने के बाद यहां तक ये ऊपर गया होगा। जिस समय ये ऊपर गया होगा उस समय यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना होगा और ये ग्रीन कैंडल को होल्ड नहीं कर सका और ये वापस नीचे की ओर आ गया। जैसे ही ये अपने ओपन प्राइस को फिर से क्रॉस किया, यहाँ से ये फिर रेड कैंडल बनने लगा और रेड कैंडल बनने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक नीचे गया और यहाँ पर नीचे जाने के बाद ये फिर वापस यहाँ पर आकर क्लोज कर गया। तो जहां से ओपन हुआ और जहां क्लोज किया वहां तक इसका बॉडी बना, वो रेड कलर का बना, और जिस प्लेस पर ये होल्ड नहीं कर सका वहां पर इसका विक बन गया। जैसे दोनों साइड देख सकते हैं आप, दोनों साइड होल्ड नहीं किया, तो दोनों में बेसिक अंतर यही है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं कि बियर मार्केट और बुल मार्केट क्या है। सबसे पहले बुल मार्केट को समझते हैं कि बुल मार्केट क्या है। स्टॉक का प्राइस जब अप ट्रेंड में हो तो उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं इस चार्ट को। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यह प्राइस यहां से लेकर यहां तक अप डायरेक्शन में है, कहीं पे ये डाउन डायरेक्शन में नहीं आया। ये क्या है, यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ये फाइनली ऊपर की ओर ही जा रहा है। इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो जब प्राइस का डायरेक्शन अप की ओर हो तो उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। उसी प्रकार अब दूसरा है बियर मार्केट। बियर मार्केट इसका जस्ट अपोजिट है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड की ओर हो तो उसको हम बियर मार्केट बोलते हैं। जैसे आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ और ये धीरे 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 नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह जब प्राइस डाउन की ओर जाए तो उस मार्केट को हम बियर मार्केट बोलते हैं। इसमें आप दो तरह से देखें कि एक मार्केट अप ट्रेंड में था जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था, दूसरा प्राइस जब डाउन की ओर आ रहा था तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट का प्राइस एक फिक्स्ड रेंज में हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि प्राइस ये यहां से ऊपर और यहां से ये नीचे नहीं जा रहा है, इसी बीच में फंसा हुआ है। तो इस तरह के मार्केट को हम रेंज मार्केट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे चलकर ये बहुत सारी चीजों से रिलेट होने वाला है और आगे आपको इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में हम मार्केट कैप बोलते हैं। हम यह कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का साइज है। कंपनी के साइज को ही मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो साइज किस आधार पर, तो साइज हम वैल्यू के आधार पर बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो करंट वैल्यू है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो हम उसके करंट शेयर प्राइस से उसके नंबर ऑफ शेयर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जा सकता है। तो इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है या मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप कंपनी का करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू को ही हम मार्केट कैप बोलते हैं। अब मार्केट कैप के आधार पर कंपनी को कैटेगराइज किया गया है। तो कैसे कैटेगराइज किया गया है, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप क्या है, ये किसी भी कंपनी के कैपिटलाइजेशन को ही बता रहा है कि ऐसा कंपनी है जिसका कैपिटल कम है, छोटा है, वही स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में ऐसा कंपनी आता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से कम हो, ऐसे कंपनी को हम स्मॉल कैप में रखते हैं। और अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ से कम हो तो वैसे कंपनी को हम माइक्रो कैप कंपनी भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, यह बहुत छोटा कंपनी है। ये कंपनी बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी ने अभी तो अपना बिजनेस करना शुरू किया है, इसीलिए इसके पास अभी पैसे कम है। अगर इसका बिजनेस बहुत अच्छा होता या फिर बहुत पहले से चल रहा होगा, इसका बिजनेस अच्छा हो रहा होगा, तो इसके पास पैसे भी अधिक होंगे, तो ये फिर स्मॉल कैप में नहीं आएगा, इसके नेक्स्ट वाला कैटेगरी में चला जाएगा। तो जितना छोटा कंपनी, इसका मतलब कि उतनी नई कंपनी है, और जितना नई कंपनी है उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट क्रैश करता है तो उस केस में नया नया कंपनी जो है, स्मॉल कैप कंपनी का शेयर सबसे अधिक गिरता है। स्मॉल कैप कंपनी में जनरली देखा जाता है कि 50 से 60% मार्केट क्रैश के समय ये गिर जाता है।
इसीलिए बोला जाता है कि स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो मिड कैप है। मिड कैप का फुल फॉर्म क्या हुआ? मीडियम कैप, अर्थात जो मीडियम कंपनी है, ना तो स्मॉल कैप है और ना लार्ज कैप है, वो मीडियम कैप में आएगा। मीडियम कैप को कैटेगराइज कैसे किया गया है? ऐसा कंपनी जिसका 10 से 20 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, उसको हम मीडियम कैप में रखते हैं। मीडियम कैप है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी कंपनी है जो अपना बिजनेस कुछ दिन पहले शुरू किया है और एक मीडियम स्टेज पे अभी है, जहां पर ये अपने बिजनेस को और ग्रो कर रहा है। जब मार्केट क्रैश होता है तो इसमें जनरली देखा जाता है कि इसके शेयर वैल्यू 30 से 40% गिर जाते हैं। इसलिए स्मॉल कैप से कम रिस्की मिड कैप होता है। अब थर्ड जो है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप के कैटेगरी में ऐसा कंपनी आता है जो अपना बिजनेस शुरू करने के बाद अपने कंपनी को स्टेबल कर चुका है, अब इसका ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रहा है। तो लार्ज कैप में हम ऐसे कंपनी को रखते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक है। ये चूंकि लार्ज कैप कंपनी है, तो जब मार्केट क्रैश होता है तो इसमें पब्लिक का ज्यादा भरोसा भी होता है, इसलिए इसमें क्रैश भी कम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लार्ज कैप कंपनियों में थोड़ा सा रिस्क कम होता है। तो चलिए आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, ताकि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। स्मॉल कैप मतलब न्यू कंपनी जो अभी अपना बिजनेस करना शुरू किया है। मिड कैप मतलब ऐसा कंपनी जो कुछ दिन पहले ही अपना बिजनेस करना शुरू किया है। और लार्ज कैप मतलब ऐसा कंपनी जो अपना कंपनी को स्टेबल कर चुका है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप एक पौधा है जिसको आपने कितना 2 दिन पहले लगाया है। मिड कैप ये एक पौधा था लेकिन अब ये एक पेड़ का रूप ले लिया है। समझिए कि इस पेड़ को हमने 1 साल पहले लगाया है। और लार्ज कैप समझिए कि ये एक बहुत विशाल पेड़ है। तो इस प्रकार ये तीनों का अंतर है। अब अगर समझिए कि अगर किसी प्रकार का आंधी तूफान आता है, सबसे पहले गिरने का संभावना किसको है? ये स्मॉल कैप का गिरने का संभावना ज्यादा है। उसके बाद अगर गिरेगा तो इसके गिरने का संभावना ज्यादा है, और सबसे कम क्योंकि इसका पकड़ मिट्टी में सबसे अधिक होगा। तो इसी प्रकार इसमें रिस्क को समझ सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक रिस्क होता है, इसमें उससे कम रिस्क होता है, और सबसे कम रिस्क इसमें होता है। अब आपने देखा कि सबसे अधिक रिस्क तो इसमें है, पर अगर आंधी या तूफान अगर नहीं आवे तो सबसे अधिक ग्रो कौन करेगा? तो सबसे अधिक ग्रो करने का संभावना भी इसी को है, तो सबसे हाई रिटर्न भी आपको इसी में मिलेगा। और सबसे कम रिटर्न किसमें मिलेगा आपको? इसमें, क्योंकि ये तो ग्रो कर चुका है, अब ये स्टेबल है, अब इसमें ग्रो करने का संभावना कम है, लेकिन ये एक स्टेबल रिटर्न आपको देता रहेगा। तो अगर रिटर्न के अनुसार देखा जाए तो सबसे हाई रिटर्न आपको इसमें मिलेगा और रिस्क भी हाई होगा। सबसे कम रिटर्न आपको लार्ज कैप में मिलेगा तो लो रिस्क भी होगा, और मीडियम कैप में आपको मीडियम रिस्क रहेगा तो मीडियम रिटर्न भी मिलेगा। तो अब आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसमें आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम डिविडेंड को समझते हैं कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड क्या है कि ये पार्ट ऑफ ये प्रॉफिट है किसी कंपनी का। किसी भी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ भाग, कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। जब कंपनी को डिविडेंड देना होता है तो वो 2 डेट अनाउंस करती है, एक है रिकॉर्ड डेट और दूसरा है एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस दिन कंपनी देखती है कि उस कंपनी का शेयर जिस जिस शेयर होल्डर के पास है उसको डिविडेंड देती है, और उससे एक दिन पहले कंपनी एक्स डेट अनाउंस करती है। मतलब एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से जस्ट एक दिन पहले का होता है। अगर रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी का होगा तो एक्स डेट 4 फरवरी होगा। एक्स डेट कोई भी कंपनी क्यों अनाउंस करती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो उस कंपनी का शेयर उसको बाय करना होगा, या तो पहले से उसके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। अगर उसके पास पहले से डीमेट अकाउंट में नहीं है और उस व्यक्ति को उस कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो वो व्यक्ति एक्स डेट से पहले उस कंपनी का शेयर को
बाई कर सकता है। अगर वह एक्स डेट से एक दिन पहले उस कंपनी के शेयर को बाई करता है तो आपके डीमेट अकाउंट में आने में उसे 2 दिन का समय लगता है। तो अगर आपने एक्स डेट से एक दिन पहले शेयर को बाई किया तभी रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर होगा और आपको डिविडेंड मिल सकेगा। डिविडेंड कैसे दिया जाता है? तो डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई भी कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसको 5 रुपए प्रत्येक शेयर के हिसाब से दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास उस कंपनी का 10 शेयर है और डिविडेंड 5 रुपया अनाउंस है तो 5 into 10 50 रुपीज उसको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा और वो अमाउंट डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बोनस को समझते हैं कि बोनस क्या है। बोनस क्या है? बोनस भी किसी कंपनी के प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। बोनस कंपनी तब देती है जब कंपनी को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में कोई दिक्कत होता है, तो उस केस में कंपनी डिविडेंड के बदले अपने शेयर होल्डर को बोनस दे देती है। बोनस के लिए भी कंपनी 2 डेट अनाउंस करती है, एक रिकॉर्ड डेट और दूसरा एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट वही डेट हो गया जिस डेट पर वो देखेगी कि आपके पास कितना शेयर है, और एक्स डेट उससे अगर एक दिन पहले आपने उस कंपनी का शेयर को खरीद लिया तो आप बोनस लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बोनस में शेयर देने के लिए रेशियो का यूज करती है। कुछ इस प्रकार से रेशियो होता है। इस रेशियो का क्या अर्थ है कि अगर आपके पास उस कंपनी का 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसी प्रकार ये एक रेशियो है। हो सकता है कि ये कंपनी कुछ ऐसा रेशियो अनाउंस करे। इसका मतलब है कि अगर उस कंपनी का आपके पास 5 शेयर है तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और थर्ड रेशियो है कि अगर उस कंपनी का आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 1 शेयर दिया जाएगा। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में आपको शेयर दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शेयर का संख्या बढ़ सकता है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो आपको बोनस दे रही है और इस रेशियो में दे रही है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि अगर आपके पास पहले 2 शेयर हैं और उस 2 शेयर का वैल्यू 600 रुपीज है, मतलब 1 शेयर का वैल्यू 300 है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि 2 शेयर होने पे 1 शेयर बोनस मिल रहा है, तो आपके पास 2 शेयर हैं तो उसके बदले आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा, तो आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएगा। आपका शेयर की संख्या यहाँ पे बढ़ गया लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका 600 ही होगा। अर्थात यहाँ पे आपका 1 शेयर का वैल्यू 300 था, इस केस में आपका 1 शेयर का वैल्यू 200 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर नेक्स्ट बार जब कंपनी अब डिविडेंड देगी तो पहले आपको 2 शेयर का डिविडेंड मिलता, अब आपको 3 शेयर का डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, स्प्लिट मतलब होता है 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। तो उसी प्रकार ये कंपनी स्प्लिट का यूज करती है कि अपने शेयर को 2 या 2 से अधिक भाग में कन्वर्ट करती है, तोड़ती है। तो कंपनी को अपना शेयर को स्प्लिट करने का कब जरूरत पड़ता है? जब कंपनी के शेयर का वैल्यू हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी लोग इसको बाय नहीं कर सकते हैं। जैसे MRF शेयर अभी आप जान रहे होंगे, MRF शेयर का अभी जो करंट वैल्यू है 1 लाख रुपया के आसपास है। क्या आप सभी लोग उसको बाई कर सकते हैं? नहीं बाई कर सकते हैं। तो उस कंपनी ने कभी स्प्लिट नहीं किया अपने शेयर को, इसीलिए उस कंपनी का शेयर बहुत हाई है। लेकिन बाकी और बहुत सारी कंपनी है जिसने अपने शेयर को स्प्लिट किया। जैसे अभी फिलहाल नेस्ले कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया। स्प्लिट होने से पहले नेस्ले कंपनी का शेयर का वैल्यू 20,000 से प्लस था, लेकिन स्प्लिट होने के बाद नेस्ले कंपनी का शेयर का वैल्यू अप्रोक्स 2000 आ गया कि जो लोग 20,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे मार्केट में, वो अब 2000 इन्वेस्ट करके नेस्ले का शेयर को बाई कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है। अपने शेयर को स्प्लिट करने के लिए भी कोई भी कंपनी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट को अनाउंस करती है और उसी के अनुसार फिर अपने शेयर को स्प्लिट करती है। जिस तरह बोनस देने के लिए कोई भी कंपनी रेशियो का यूज करती है, उसी प्रकार स्प्लिट करने के लिए भी रेशियो का यूज करती है। जैसे फर्स्ट रेशियो है 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 शेयर होगा तो वो आप 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 1 शेयर होगा तो वो
3 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रेशियो में है कि अगर आपके पास 1 शेयर होगा तो वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो इसमें हम फिर से मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रेशियो जो है, इसी के आधार पर ये कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर रही है। अगर आपके पास 1 शेयर है, उसका वैल्यू 500 रुपीज है, तो स्प्लिट होने के बाद क्या होगा कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 शेयर है, इसीलिए 1 शेयर है तो इसके बदले हमें यहाँ 2 शेयर मिल जाएगा। और इसमें भी बोनस की तरह ही आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शेयर पे उसका फर्क दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी किसी भी शेयर को डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट के लिए नहीं खरीदना है। किसी भी शेयर को अगर आप डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट के लिए खरीदेंगे तो आप वहां पर फंस सकते हैं। और किसी भी शेयर को किसी के रिकमेंडेशन से भी नहीं खरीदना चाहिए। और ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि किसी भी शेयर को कोई रिकमेंड कर दिया, इसके बाद कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको लगता है कि अब ये बहुत ऊपर जा रहा है, तो उसको इमोशनल होकर खरीद लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप शेयर को बाय करें तो पहले एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद ही आप उस शेयर को खरीदें। एनालिसिस आप 2 तरह से कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। विदाउट प्रॉपर एनालिसिस आप कभी भी किसी भी शेयर को नहीं खरीदें। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को जानेंगे कि कैसे हम किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस को कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट पर चर्चा किया था कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देते रहे हैं, आप उसे वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रेडिंग कितना प्रकार का होता है। तो ट्रेडिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपने सेम डे बाय किया और सेम डे सेल कर दिया तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे। और अगर आपने बाय करने के बाद कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रख लिया तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। शेयर प्राइस ने अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट किया तो आपको उस केस में प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं किया तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए इसको रिस्की माना जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हैं तो बिना सीखे, बिना प्रॉपर एनालिसिस के कभी भी ट्रेडिंग ना करें। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और शेयर को बाय कर लेते हैं, जिससे उनको लॉस हो जाता है। तो कभी भी बिना एनालिसिस के कोई भी शेयर को बाय ना करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जीरोधा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।